चलिए, प्रबोधन काल के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि प्रबोधन काल आखिर था क्या और इसकी विशेषताएं क्या थी। और इस लेक्चर में हम जान लेते हैं कि प्रबोधन कालीन जो विचारक रहे उन्होंने अपने कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए। देखिए, आज हम जो 2-3 विचारकों के बारे में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं विचारकों का जो विचार रहा था वो फ्रांस की क्रांति का आगे चल करके आधार बना था। आ रहा है समझ में? तो हम देख लेते हैं विचारकों के बारे में। और सबसे पहले हम देखते हैं रूसो के बारे में। रूसो, ठीक है, शायद आप लोगों ने नाम सुना भी हो। 1712 से 1778, ठीक है। रूसो ये जो रूसो थे, प्रबोधन कालीन विचारकों में इनका सबसे प्रथम स्थान है। रूसो का प्रबोधन कालीन विचारकों में इनका प्रथम स्थान है और इनके विचारों का उपयोग आज ही नहीं, केवल मतलब पुनर्जागरण काल या प्रबोधन काल में ही नहीं, आगे चल कर के भी बहुत ज्यादा इनके विचारों का उपयोग किया गया था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि फ्रांस की क्रांति का आधार बना था। रूसो ने सबसे ज्यादा किस चीज पर बल दिया था? मानवीय समता और स्वतंत्रता पर। रूसो ने सबसे अधिक बल दिया था मानवीय समता व स्वतंत्रता पर। ठीक है, मानवीय समता का मतलब मानव की, और समता का अर्थ होता है समानता। तो मानव की समानता और स्वतंत्रता पर इन्होंने अपने विचारों पर बल दिया था और जो कुरीतियां व्याप्त थी इन पर प्रहार किया था। अब हम देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से इन्होंने विचार दिए। सबसे पहला इनका जो विचार था वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं, बस हमने ये नहीं आपको बताया था कि ये विचार किसका था। ठीक है, किसके शब्दों का हम प्रयोग कर रहे थे। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि प्रकृति जो है वो स्वतंत्र है और मनुष्य भी प्रकृति में स्वतंत्र पैदा होता है। आपने पढ़ लिया है, ठीक है। प्रकृति जो है वो स्वतंत्र है और मनुष्य जो है वो भी प्रकृति में स्वतंत्र ही जन्म लेता है, लेकिन आगे चल करके जो मानव है वो इतनी ज्यादा जकड़न में क्यों बंध जाता है, ये जकड़न भरी जिंदगी क्यों हो जाती है उसकी। आ रहे समझ में? इसका मतलब यह है कि अपने विचारों में इनके विचारों में इनका जो प्रमुख विचार था वो था प्रकृति पर बल। इन्होंने क्या किया है? प्रकृति पर बल दिया है और कहा है कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो सर्वत्र सभी जगह जंजीरों से क्या है? जकड़ा हुआ है, सचमुच जकड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे अगर हमारा पड़ोसी कार खरीदता है, हमारे पास कार नहीं है, हमें लगता है कि हम कैसे भी करके कार खरीद लें उसकी तरह। जकड़े नहीं हुए, हम भी जकड़े हुए, जबरदस्ती हमारे पास है नहीं लेकिन हमें फिर भी कार खरीदनी है। क्यों? दिखावे के लिए। जरूरत नहीं है कार की, लेकिन क्यों खरीदनी है? दिखावे के लिए कार खरीदनी है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है और प्रकृति की तरह जिस प्रकार प्रकृति स्वतंत्र है उसी प्रकार मानव भी स्वतंत्र है। आ रहा है समझ में? जिस प्रकार प्रकृति स्वतंत्र है उसी प्रकार मानव भी स्वतंत्र है, लेकिन जो भौतिक विकास है, जैसा कि मैंने बताया, अगर पड़ोसी ने कार खरीदी है तो हमें भी खरीदना है, लेकिन भौतिक विकास के साथ क्या हो रहा है? मानव पर अनेक नियंत्रण लगे हुए हैं। आ रहा है समझ में? इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही। अगर उन्होंने, हम मान लेते हैं अगर 10 लाख की कार लेके आया है बगल वाला, तो अब उन्हें लगता है कि 10 से अगर हम नीचे की लाएंगे तो ये हमारी क्या होगी? हमारी बदनामी हो जाएगी। ठीक है, हमें 10 से ऊपर की लाना, चाहे फिर हमारे पास पैसे हो या ना हो। तो भौतिक विकास के क्रम में क्या हुआ है? अनेक नियंत्रण आरोपित किए हैं, जिससे क्या हो गया है? मनुष्य की स्वतंत्रताएं ही समाप्त हो चुकी हैं। और जिस प्रकार प्रकृति स्वतंत्र है, अगर हमें उसी प्रकार स्वतंत्र होना है तो हमें प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा और प्रकृति की ओर लौटने का मतलब है कि हमें ये सारी चीजें त्यागनी पड़ेंगी। यही कहा है रूसो साहब ने। आ रहा है समझ में? देखिए कितने अच्छे विचार इन्होंने दिए हैं। आज के जमाने में भी लोग ये सब, इतने भी अच्छे विचारों से कोई मतलब है नहीं, वैसे लोग समझते ही नहीं है किसी भी चीज को, लोग किसी भी चीज को समझते ही नहीं है। तो लेकिन इन्होंने आज के भी परिवेश को लेकर के अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो पहला कौन सा विचार हो गया इनका? प्रकृति पर बल। आगे बढ़ते हैं। आगे
सबसे ज्यादा जो जिस पर प्रहार किया है रूसो साहब ने वो किया है धर्म, विभिन्न धर्म। कोई अच्छे धर्म का व्यक्ति है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार होगा। विभिन्न जातियां, अगर कोई अनुसूचित जाति से या जनजाति से बिलोंग कर रहा है तो उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। इन सब चीजों में जो है ये असमानताएं जो व्याप्त है इन सबको समाप्त किया जाए। रूसो साहब ने अपने चिंतन में प्रस्तुत किया और जो ये सारी असमानताएं व्याप्त थी इन पर चोट की या इन पर प्रहार किया। आ रहा समझ में। इन्होंने कहा कि संपत्ति की, देखिए जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि मनुष्य जो है वो जन्म से ही पापी नहीं है। आगे चलकर भौतिक विकास के क्रम में क्या होता है, मनुष्य लालची होता चला जाता है। अब उसको 10 लाख से ऊपर की कार चाहिए। अब 10 लाख के ऊपर उसके पास पैसे नहीं है, वो पैसे कहाँ से लाएगा, लालच करेगा। अगर वो सरकारी नौकरी में है तो भ्रष्टाचार करेगा, गरीबों का हित मारेगा, तब तो वो जुटा पाएगा पैसे और लेके आएगा 20 लाख की कार। तो यही है कि भौतिक विकास के क्रम में लोग जो है अपनी स्वतंत्रताओं को भूलते जा रहे हैं, लोग अपने नैतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। ठीक है, ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ता जा रहा है। अगर कोई पैदल चल रहा है, कोई कार से चल रहा है तो उन दोनों में कितना अंतर देखा जाता है, और मतलब कार वाला व्यक्ति कितनी हे दृष्टि से देखता है उन्हें। आ रहा है समझ में। तो सबसे ज्यादा उन्होंने जिस बात पर प्रहार किया वो थी असमानता, और इन्होंने की असमानता पर चोट। तो इनका जो दूसरा विचार था वो था असमानता पर चोट। पहला विचार था प्रकृति पर बल और दूसरा था असमानता पर चोट। अब हम बढ़ते हैं आगे, और इनका जो अगला विचार था वो था राज्य की उत्पत्ति। 3 विचार थे इनके, प्रमुख रूप से 3 विचार ही थे। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति और सामान्य इच्छा का सिद्धांत, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। ओके, अब हम देखते हैं। देखिए, जब आपके पास काफी सारा कैश हो जाता है तो हम मान लेते हैं आप बैंक से कैश लेकर के आ रहे हो, या फिर आप घर से जा रहे हो बैंक में कैश जमा करने, और आपके पास काफी सारा कैश है, तो आपके अंदर डर रहता है कि नहीं रहता। आप डरते हो कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, और आज का जमाना तो आप जानते ही हो। उसी प्रकार जब लोगों की भौतिक वस्तुओं का विकास होने लगा, लोगों की संपत्तियां बढ़ने लगी, अब लोगों को असुरक्षा की भावना पैदा होने लगी लोगों के अंदर। क्या होगा, संपत्ति बढ़ेगी। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप पैसे लेकर घर से बैंक जा रहे हो जमा करने, फिर और किसी काम से जा रहे हो, तो आपके अंदर भले किसी को पता ना हो, लेकिन आपके अंदर फिर भी असुरक्षा की भावना रहती है। उसी प्रकार लोगों को क्या हुआ, धीरे धीरे संपत्तियां बढ़ती गई और उनके अंदर असुरक्षा की भावना क्या हुई, पैदा होती गई। अब असुरक्षा की भावना पैदा होने से क्या हुआ, असुरक्षा की भावना क्या हो गई, पैदा होती गई। और असुरक्षा की भावना से अब लोगों ने सोचा कि हमारी इस संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए हमें किसी का सहयोग चाहिए। आ रहा है समझ में। असुरक्षा, ये लोगों के मन में यह आया कि हमारी संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए हमें किसी के सहयोग की जरूरत है अब, ताकि हमारी संपत्ति सुरक्षित रह सके। और आगे चलकर क्या हुआ कि सुरक्षा के लिए व्यक्तियों ने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए व्यक्तियों ने अपने सारे अधिकार जिससे सौंप दिए। सुरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए व्यक्तियों ने अपने सारे अधिकार जिस व्यक्ति को सौंप दिए या जिसे सौंप दिए उसे कहते हैं राज्य। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, और इस तरह से हो जाती है राज्य की उत्पत्ति। राज्य को आप अगर अभी की भाषा में समझे तो हम सरकार समझ सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने सबसे पहले दे दिया था, रूसो साहब ने दे दिया था। संपत्ति बढ़ेगी तो लोगों के अंदर क्या आएगी, असुरक्षा आएगी, डर पैदा होगा, और इस डर को कम करने के लिए और अपने सामान की सुरक्षा के लिए लोग क्या होंगे, अपने अधिकार किसी को सौंप देंगे, और वो जो जिससे अधिकार लोग सौंपेंगे वो कहलाएगा राज्य, और इस तरह से हो जाएगी राज्य की उत्पत्ति। तो आपने यहाँ पर एक शब्द समझ लिया कि राज्य की उत्पत्ति। अब हम समझते हैं सामान्य इच्छा का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, देखिए सामान्य इच्छा का सिद्धांत अगर हम समझें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति
अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, जब व्यक्ति अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनी सामान्य इच्छा से जिस प्रतिनिधि को अधिकार सौंप देता है वही कहलाती है सामान्य इच्छा का सिद्धांत। जब व्यक्ति अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनी सामान्य इच्छा से जिस व्यक्ति को, जिस प्रतिनिधि को वह अधिकार सौंप देता है, यही कहलाती है सामान्य इच्छा। अब आगे चलकर यदि वह प्रतिनिधि जो सामान्य इच्छा है, जो लोग हैं जिन्होंने अपने अधिकार सौंपे, उनके विरुद्ध जाकर कोई कार्य करने लगता है, यदि वह प्रतिनिधि सामान्य इच्छा या जनसाधारण के विरुद्ध जाकर कोई कार्य करने लगता है, तो इस स्थिति में जनसाधारण के पास भी यह अधिकार है कि वह उस प्रतिनिधि को पदच्युत कर सकती है। पदच्युत कर सकती है मतलब हटा सकती है। आ रहा है समझ में? आगे चलकर रूसो साहब ने ये बताया, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये रूसो साहब बता रहे हैं। क्या समझा आपने कि यदि वह व्यक्ति, जो प्रतिनिधि है, जो राज्य है, अगर सामान्य इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उस प्रतिनिधि को पदच्युत भी किया जा सकता है, मतलब पदच्युत करने का भी अधिकार रखती है। यदि वह प्रतिनिधि जबरदस्ती इनके कोई विरुद्ध कार्य करता है, जबरदस्ती, जैसा कि कोई राजा है, अगर हम राजा की बात कर लेते हैं, यहाँ पर सरकार तो हमारा, अगर हम भारत की बात करें तो लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता के ही हाथों में है सब कुछ। लेकिन अगर हम पहले राजाओं की बात करें तो जनता के हाथों में नहीं था कि वह राजा, किसी भी राजा को पदच्युत कर सके, क्योंकि हर राजा वंशानुगत तौर पर गद्दी पर बैठता था, ठीक है। तो इस स्थिति में ज्यादातर केसेस ऐसे ही पाए गए कि राजा ने क्या किया, जो अपने मन में आता था वही कार्य करता था, जनता की बिल्कुल भी नहीं सुनता था। और इस स्थिति को कहते हैं निरंकुशता। निरंकुश का अर्थ यही होता है कि हमारे जो भी मन में आए हम वो करें, ठीक है। अगर हमको किसी को मृत्यु दंड देना है तो उस व्यक्ति की चाहे गलती हो या ना हो, हम वो जो व्यक्ति, वो जो राजा है, वह मृत्यु दंड दे ही देगा। और इस स्थिति को कहते हैं निरंकुशता पैदा होना। ऐसे में करके राजा के अंदर क्या हो जाती है, निरंकुशता पैदा हो जाती है। तो अब यह प्रतिनिधि यदि जनता के विरुद्ध जबरदस्ती सारे कार्य करे तो इस स्थिति में पैदा हो जाती है निरंकुशता। निरंकुशता इसीलिए कहा जाता है कि रूसो ने जो भी अपना विचार दिया, रूसो के विचार में प्रजातंत्र, समानता और निरंकुशता के तीनों के बीच दिखाई पड़ते हैं। क्या कहा जाता है कि रूसो के चिंतन में समाजवाद, प्रजातंत्र और निरंकुशता तीनों के बीच क्या पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और यही थे तीनों क्या, रूसो के चिंतन। ये हो गया रूसो। अब अगले वीडियो में आपको दो विचारकों के बारे में और बताया जाएगा, बस, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, नोट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।